नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में भारत की प्रथम एवरेस्ट आरोही महिला बचेंद्री पाल के विषय में बताया गया है। पाठ आरंभ करने से पहले हम बचेंद्री पाल के विषय में जान लेते हैं। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बम्पा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। बचेंद्री अपनी मां हंसा देवी नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान हैं। इनके पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, इसलिए बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा था। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को बचेंद्री को आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए किया और फिर बीएड की शिक्षा प्राप्त की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण के भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का शौक बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तो बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। ये सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता, जो काम छोटा भाई कर सकता है उसे उसकी बहन भी कर सकती है। ये सोचती कि लोग लड़कियों को इतना कोमल और नाजुक क्यों समझते हैं। खैर, पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी अपने आप पूरी होती रही, क्योंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई में बसे एक गांव में, क्योंकि जब बर्फबारी होती थी तो ये पहाड़ के नीचे बसे गांव में आ जाते थे। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर संयोग से इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज आरंभ कर दी। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री ने 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया, अपनी यात्रा आरंभ की। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी बचेंद्री के कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। बच्चों, लेखिका कहती है कि एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही काठमांडू चला गया था, जिससे कि वह इस अभियान दल के बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। दुर्गम का अर्थ है कठिनता से, हिमपात जहां बर्फ गिरती है। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान और यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से लेखिका ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा था, देखा था। एवरेस्ट नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है और लेखिका को यह नाम बहुत अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ
गौर से देखते हुए लेखिका ने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल, जिसे प्लूम कहते हैं, देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता हुआ एक ध्वज सा, एक झंडे जैसा प्रतीत हो रहा था। लेखिका को बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बन जाता है, क्योंकि तेज हवा के कारण सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है और बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। लेखिका को डराने के लिए यह काफ़ी था। फिर भी लेखिका एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। एवरेस्ट पर जो भी सबसे कठिन परेशानियां, चुनौतियां आती, उनका सामना करने के लिए वह तैयार थी। लेखिका कहती हैं कि जब वे 26 मार्च को पेरिस पहुंचे तो उन्हें हिमस्खलन है बर्फ का खिसकना के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोहिस्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 लोग घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को, दुख को देखकर इनके नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि एवरेस्ट की चढ़ाई इतनी आसान नहीं होती। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने अभियान दल की पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से इन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने एक कैंप तक का रास्ता, जो लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर था, हिमपात के ठीक ऊपर था, उसे साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर और झड्डियों से रास्ते को चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया है कि रास्ते में कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में बर्फ़ के गिरने में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सारे काम व्यर्थ हो सकते हैं और रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप पहुंचने से पहले इन्हें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से ये सभी आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। पग पग पर इन्हें दुर्घटनाओं का समाचार मिल रहा था। एवरेस्ट शिखर को लेखिका ने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन लेखिका ने एवरेस्ट पर्वत और इसकी दूसरी श्रेणियों को देखा। उन्हें देखकर लेखिका भौचक्की, हैरान होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लाओत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को लेखिका निहारती रही। बचेंद्री कहती है, हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित, बिना किसी व्यवस्था के ढंग से गिरना ही था। इन्हें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार
और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर्भ में एक खाई में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डराने वाला था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि इनके संपूर्ण प्रवास के दौरान, संपूर्ण यात्रा के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को ये हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने इन्हें एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और इनके अग्रिम दल के अभियांत्रिकी अर्थात तकनीकी कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई करने के अभ्यास के लिए निश्चित था। रीता, गोम्बू तथा लेखिका साथ साथ चढ़ रहे थे। इनके पास एक वॉकी टॉकी था जिससे ये अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय बहुत खुश हुए जब उन्होंने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाले केवल ये 2 ही महिलाएं थीं। दोरजी, लोब्सांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कॉल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में लेखिका बेस कैंप में थी तो तेंजिंग अपनी सबसे छोटी पुत्री डेकी के साथ इनके पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब लेखिका की बारी आई तो लेखिका ने अपना परिचय यह कहकर दिया कि वह बिल्कुल ही नौसिखिया है, अर्थात नई नई सीखने वाली है और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और लेखिका से कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ बचेंद्री के कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन लेखिका लहौसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नाइलॉन के तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति भी थे। लोब्सांग तशारेंग लेखिका के तंबू में थे। एंडी शेरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत तथा ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। लेखिका दिन भर की चढ़ाई के बाद गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग लेखिका के सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से लेखिका की नींद खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी उन्हें महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज उनके शरीर पर से उन्हें कुचलती हुई चल रही है। लेखिका को सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड इनके कैंप के ठीक ऊपर लाओत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों और जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए इनके कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी और यह एक आश्चर्य की बात थी कि किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से इनके तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गई और तुरंत ही अत्यंत तेजी के साथ लेखिका को बचाने की कोशिश में लग गई। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु।
बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने लेखिका के चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और लेखिका को उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक सभी प्राय कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। इनके नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में, इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का यह एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटें आई थीं अथवा टूटी हड्डियों के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा था। तभी कर्नल खुल्लर ने लेखिका की तरफ मुड़कर कहा, क्या तुम भयभीत थी? लेखिका ने कहा, हाँ। तो क्या तुम वापस जाना चाहोगी? लेखिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहती। जैसे ही लेखिका साउथ कोल पहुंची उसने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। लेखिका ने खाना, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया उसने लेखिका को चाय के लिए पानी गर्म करते हुए देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। लेखिका चिंतित थी क्योंकि उसे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद लेखिका अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। दोपहर बाद लेखिका ने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरकर नीचे जाने का निश्चय किया। लेखिका ने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही लेखिका कैंप छेद से बाहर आ रही थी कि उनकी मुलाकात मीनू से हो गई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। लेखिका को जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन लेखिका को और आगे जाने से रोकने का प्रयास किया। लेकिन लेखिका की से मिलना चाहती थी। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर लेखिका ने देखा कि की आ रहा है और की लेखिका को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री? लेखिका ने उससे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूं, इसलिए इस दल में आई हूं। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूं, इसलिए अपने दल के सदस्यों की मदद मुझे करनी चाहिए। की हंसा और उसने पेय पदार्थ से अपनी प्यास बुझाई, लेकिन उसने अपना किट लेखिका को लेकर नहीं जाने दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाटू और बिस्सा इनसे मिलने के लिए नीचे उतर आए और ये सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल को पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से जाना जाता है। अगले दिन लेखिका सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ को पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का सा नाश्ता करने के बाद लेखिका लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से बाहर आ गई। अंगदोरजी बाहर खड़ा था तथा आसपास और कोई नहीं था। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने पियास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने लेखिका से पूछा, क्या वे उसके साथ जाना चाहेंगी?
एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत ही कठिन और श्रम साध्य कार्य था। इसके अलावा यदि अंगदौर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम अर्थात खतरा था। लेखिका फिर भी अंगदौर जी पर विश्वास करते हुए साथ साथ आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में आश्वस्त थी। उसे विश्वास था कि अंगदौर जी इस चढ़ाई में सफल हो जाएंगे। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदौर जी और लेखिका साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। लेखिका ने अपने आरोही उपस्कर में, जो चढ़ाई के लिए ड्रेस होती है, उसमें काफ़ी सुरक्षित और वह गर्म महसूस कर रही थी। इन्होंने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और लेखिका भी उनके साथ चलती गई। उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थीं मानो शीशे की चादरें बिछी हों। इन्हें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और लेखिका इतनी सख्ती से फावड़ा चला रही थी, या उन्हें इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सकें। लेखिका ने उन खतरनाक स्थानों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। 2 घंटे से भी कम समय में ही ये शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा तो लेखिका से कहा कि क्या वे थक गई हैं? तो लेखिका ने जवाब दिया, नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लाहटू इनके पीछे पीछे आ रहा था और जब ये दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे तो वह भी इनके पास आ गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद इन्होंने फिर से चढ़ाई आरंभ कर दी। लाठू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौर जी और लेखिका रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाठू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के लिए नहीं अपितु इनका संतुलन बनाने के लिए पकड़ी हुई थी। लाठू ने ध्यान दिया कि लेखिका इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। लेखिका के रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, लेखिका को महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान हो गई है। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी, अर्थात जो विजिबिलिटी थी वह 0 तक पहुंच गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। लेखिका की सांस रुक गई थी। उसे विचार कौंधा की सफलता बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही पास है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली वह प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी, एवरेस्ट की नुकीली चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए इनके सामने सुरक्षा का प्रश्न भी था। इन्होंने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई की और अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद लेखिका अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर उन्होंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। बिना उठे ही अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला।
लेखिका इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटने लगी, छोटी सी पूजा अर्चना की और फिर इनको वहीं बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में लेखिका को अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे ही लेखिका उठी, उसने अपने हाथ जोड़े और अपने रज्जू नेता अंगदोरजी के प्रति आदर भाव से झुककर प्रणाम किया। अंगदोरजी जिन्होंने लेखिका को प्रोत्साहित किया था और उसे लक्ष्य तक पहुंचाया था, उन्होंने अंगदोरजी को बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। अंगदोरजी ने लेखिका को गले से लगाया और कानों में फुसफुसा कर कहा, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाटू ने इनके नेता को एवरेस्ट पर इन चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब लाटू ने लेखिका के हाथ में वॉकी टॉकी दिया। कर्नल खुल्लर इनकी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने लेखिका को बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस अनोखी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। क्योंकि उस दिन के बाद लेखिका भारत की प्रथम महिला बन चुकी थी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई कर फतेह हासिल की थी।